हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन जून 22 का जो अकाउंट्स का पेपर था उसका क्वेश्चन 3B सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन वाज ऑन सेल और रिटर्न फॉर 5 मार्क्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों, और 5 मार्क्स हमको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। P sends out goods on sale or approval to few customers and includes the same in sales account। तो जैसे कि आप जानते हैं सेल्स और रिटर्न की 3 मेथड है। ये पहले वाला मेथड फॉलो कर रहा है, कैजुअली वाला। कभी कभी वो सेल और रिटर्न पे कस्टमर को भेजता है और वो ऐसा अज्यूम कर लेता है कि वो कस्टमर एक्सेप्ट करने ही वाला है, तो वो सेल रिकॉर्ड कर लेता है assuming that it will be accepted. On 31st March, trade receivable balance stood at 3 lakh, which included 21,000 goods sent on approval, against which no intimation was received during the year. तो 31st मार्च को 21,000 के गुड्स थे हमारे कस्टमर के पास जो सेल और रिटर्न पे थे, जिसपे अभी तक कस्टमर ने कोई इंटीमेशन दिया नहीं है। These goods were sent out at 25% over and above cost price। यानी अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो उसे 125 रुपीज में बेचा गया है। एंड वर सेंट टू ए एंड बी 12 एंड 9। तो ये हमारे दो कस्टमर हैं जिनको हमने ये गुड्स सेल और रिटर्न पे दिया है। मिस्टर ए सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th अप्रैल। ए ने हमें बताया कि हम गुड्स रखने वाले हैं। बी रिटर्न्ड द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। बी ने 10 अप्रैल को ये गुड्स लौटा दिए कि नहीं मजा आया, आई डोंट वांट टू कीप इट। मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड शो हाउ दीज आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट एंड ऑल्सो शो एंट्रीज टू बी मेड अप ड्यूरिंग अप्रैल 21। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च वॉज 1,80,000। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 31st मार्च को मेरा अकाउंट्स मुझे क्लोज करना है। अब ये जो 21,000 के ट्रांजैक्शन है मैं उसे ऑलरेडी सेल रिकॉर्ड कर चुका हूं। टिल 31st मार्च ए या बी का इंटीमेशन नहीं है, वो तो बाद में आया अप्रैल महीने में। तो मैं जब 31st मार्च को बुक्स क्लोज करूंगा तो जो सेल मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं वो गलत है, क्योंकि अभी सेल हुआ ही नहीं है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स का एंट्री होता है कस्टमर टू सेल्स, तो यहाँ पे एंट्री रिवर्स करना पड़ेगा और एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, यानी कि ए एंड बी। कितने अमाउंट से बेटा? 21,000 से इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ये हुआ एंट्री फॉर रिवर्सिंग द सेल विच वॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। अब ये 31st मार्च को मैंने स्टॉक निकाला और वो मेरा स्टॉक का वैल्यू आया था 1,80,000। ये 1,80,000 का स्टॉक कहाँ था? मेरे गोडाउन में था, मेरे पास था फिजिकली। अब ये जो 21,000 के गुड्स हैं वो किसके पास है 31st मार्च को? तो वो फिजिकली तो कस्टमर के पास है। क्या ओनरशिप कस्टमर का है? आंसर है ना सर, ओनरशिप कस्टमर का नहीं है, ओनरशिप तो मिस्टर पी का है। तो फिर ये पी का स्टॉक है जो पी के स्टॉक अकाउंट में ऐड होना चाहिए। तो उसका एंट्री होता है इन्वेंट्री विथ कस्टमर को डेबिट करते हैं, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री आता है वही क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, पर इधर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लिखते हैं इन्वेंट्री विथ कस्टमर, वो है क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अब हमें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है दैट इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो 21,000 तो सेलिंग प्राइस है भाई, तो हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे वर्किंग बनाया है।
तो प्रॉफिट उन्होंने कितना कहा है? प्रॉफिट कहा है 25% ऑन कॉस्ट। 25% होता है 1/4, तो 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना था? 21,000, उसका 1/5 होता है 4,200। तो 21,000 में से 4,200 अगर हम माइनस करते हैं तो 16,800 आता है, जो कि क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस है। तो ये जो अमाउंट है वो एंट्री होगा 16,800 से, बिकॉज कॉस्ट इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, बीइंग अवर गुड्स लाइंग विद कस्टमर इंक्लूडेड इन अवर स्टॉक। तो हमने जो सेल का एंट्री कर लिया था वो हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि हमने गुड्स कभी बेचे ही नहीं है, भेजे ही नहीं है, ऐसे अकाउंट्स में एंट्री कर दी। अब 10th अप्रैल को, ये एक्चुअली सेकेंड ईयर हो गया, हाँ, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बता देता हूँ। तो ये रहा, क्योंकि ये 31 मार्च का है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे हैं 3 लाख रुपए, और उसमें से कस्टमर में जो हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, ए के 12,000 और बी के 9,000, वो मुझे लेस करने पड़ेंगे, ताकि मेरा अभी जो कस्टमर का बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2,79,000। हमारे पास जो इन्वेंट्री है हमारे गोडाउन में, उसकी वैल्यू है 1,80,000, ये रही। और हमारे गुड्स जो कस्टमर के पास है उसकी वैल्यू है 16,800। तो जो टोटल स्टॉक है उसकी वैल्यू हो गई 1,96,800। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर पे। तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर 10th अप्रैल को बी ने गुड्स लौटा दिए। अब वो गुड्स हम तो हमारे ही मान रहे थे और बी ने लौटा दिए, तो हमें कुछ एंट्री पास ही नहीं करना है, क्योंकि हमने जो सेल किया वो हमने रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी एंट्री कर लिया था। तो गुड्स फिजिकली हमारे पास है और बी अभी एक्चुअली भेज रहा है ना? तो इस ट्रांजैक्शन का कोई एंट्री अप्रैल 10th का नहीं आएगा। 30th अप्रैल को ए ने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, तो अभी हमें वापस एज अ सेल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज ए को जो गुड्स भेजे थे उसका जो एंट्री किया था पहले वो तो रिवर्स कर चुके हैं। तो अभी बिकॉज ए इज एक्सेप्टिंग द गुड्स, हमें एंट्री पास करना पड़ेगा एज अकाउंट डेबिट। एज अकाउंट मतलब कौन? तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। इसका अमाउंट होगा 12,000। A2 सेल्स 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3B ऑन सेल और रिटर्न। थैंक यू।